हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास साइंस में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर 5 क्वेश्चन कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चैप्टर 15 है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इसके हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए बच्चों। हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट्स फार्मर्स, कि एनिमल हस्बेंड्री में जो प्रैक्टिसेस यूज़ में ली जाती हैं, अगर वो अच्छी होंगी तो उससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा है। तो स्टूडेंट सीधा सीधा है कि अगर एनिमल हस्बेंड्री गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस यूज़ लेंगे तो इससे फार्मर्स को कई सारे बेनिफिट होंगे। जैसे इससे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उनकी ब्रीड्स वो इम्प्रूव हो जाती है। मतलब जो घरेलू पालतू जानवर रखते हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी जो नई ऑफस्प्रिंग होंगी तो वो अच्छी क्वालिटी की होंगी। तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि इम्प्रूवमेंट इन ब्रीड्स ऑफ, उनकी जो प्रजाति होती है वो इसकी बेटर हो जाएगी। जो भी एनिमल्स रखे जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं, तो उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और क्या एडवांटेज है बच्चों इससे जो भी फूड स्टफ़ है, जैसे कि मिल्क है, कुछ एनिमल्स मिल्क के लिए रखे जाते हैं, कुछ एग्स के लिए, मीट के लिए। तो जो भी फूड स्टफ़ है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑब्टेन किया जा सकता है। तो यील्ड जो होता है इससे वो इंक्रीज़ किया जा सकता है, इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ फूड स्टफ़। ओके, और फूड स्टफ़ क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सा फूड इससे मिल सकता है। जो भी एनिमल्स इसलिए पाले जाते हैं ताकि फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मिल्क है, एग प्रोड्यूस करने वाले जो पोल्ट्री फार्मिंग है तो उसमें ज़्यादा एग प्रोड्यूस करेंगे। मीट के लिए है तो मीट प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी में। और मिल्क के लिए पाले जा रहे हैं तो वो मिल्क ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। ओके बच्चों, और क्या फ़ायदा हो सकता है इससे, उनको प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगा। जो भी डोमेस्टिक एनिमल रखते हैं तो उनको कैसी जगह रखना चाहिए, उनको क्या खिलाना चाहिए, उनकी किस तरीके से प्रोटेक्शन, डिजीज़ के अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्शन की जानी चाहिए, तो वो सब चीज़ें इससे लोगों को पता चलेंगी। और अल्टीमेटली इससे फार्मर जो होते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर हो जाएगी। ओके, तो इससे एक प्रॉपर मैनेजमेंट वो सीखते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट करना आ जाता है जब हम एनिमल हस्बेंड्री की अच्छी प्रैक्टिस यूज़ में लेते हैं। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, किस किस चीज़ का, जैसे शेल्टर से रिलेटेड और उनकी फीडिंग से रिलेटेड, उनको क्या खिलाना चाहिए तो उससे रिलेटेड मैनेजमेंट हो जाएगा। उनकी केयर करना, और डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं उनको हम डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। ओके, तो ये सब चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। और इससे क्या होगा, डायरेक्ट अपना जो फूड इम्प्रूवमेंट है वो होगा, और फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, तो गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस फार्मर्स को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। एक तो ये जो भी पालतू जानवर रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल रखते हैं, उनकी ब्रीड्स को, उनकी प्रजाति को बेटर बनाता है। उनसे इनको जो भी फूड स्टफ़ मिलता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, और इनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाता है, उनके रहने की जगह, उनके खाने पीने का, उनकी केयर करना, तो ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट हो जाता है। और साथ ही साथ डिजीज़ से प्रोटेक्शन भी मिल जाते हैं। और फाइनली जो फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होती है। इट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर। इकोनॉमिक कंडीशन है यानी आप समझ गए होंगे कि इससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, मार्केट में उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो इनकी इम्प्रूव होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग।
ठीक है बच्चों, तो कैटल फार्मिंग से क्या क्या फ़ायदा आपको, सीधा सीधा कैटल्स में जैसे कि काऊ है, बफेलो है, गॉट, तो ये सब चीज़ें रखते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा डायरेक्टली, एक तो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, और जो लेबर होते हैं, ड्राउट एनिमल होते हैं, उनके भी नंबर इंक्रीज़ होंगे, तो इससे इसको फ़ायदा मिल सकता है। तो सीधा सीधा है कि मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, इट विल इंक्रीज़ मिल्क प्रोडक्शन, इससे मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, और फूड के लिए जो डिपेंडेंस है वो कंट्री की बढ़ेगी, कंट्री विल बी सेल्फ डिपेंडेंट फॉर फूड प्रोडक्शन के लिए अपना जो कंट्री है वो सेल्फ डिपेंड होगा, और इसके लिए बाहरी जो अदर कंट्री है उन पे बेस्ड नहीं रहना पड़ेगा, और अपनी कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी, तो ये सब चीज़ें बता देंगे। और सीधा सीधा कैटल फार्मिंग का मीन्स है मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए होता है, तो इससे एक वही है कि इकोनॉमिक कंडीशन भी बेटर होती है लोगों की, जो लोग कैटल फार्मिंग करते हैं, तो और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है मिल्क से रिलेटेड, तो वो भी फुलफ़िल हो जाती हैं, और एक्स्ट्रा होता है उसको मार्केट में वो सेल कर सकते हैं, जिससे उनको मनी मिलेगा, और इकोनॉमिक कंडीशन को वो बेटर बना सकते हैं, और अपनी कंट्री की जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज़ कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। पोल्ट्री के अंदर और फिशरीज़ के लिए और बी कीपिंग के लिए, बी कीपिंग, तो इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है इन सभी टाइप की जो फार्मिंग होती है, जिससे अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग ब्रीड्स के कैरेक्टर्स किसी एक कैरेक्टर में लाए जा सकते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में लाए जा सकते हैं, जैसे इंडिजीनियस और फॉरेन ब्रीड को मिक्स करके और एक नई ब्रीड बनाई जाती है, तो दोनों के कैरेक्टर उसमें आ जाते हैं, ये कॉमन है। और एक सैनिटेशन जो होता है, साफ़ सफाई का, तो वो वाली जो फैक्टर है वो भी कॉमन है, चाहे वो पोल्ट्री हो या फिशरीज़ हो, इन दोनों में कॉमन है। बी कीपिंग में थोड़ा अलग है, बी कीपिंग के अंदर तो क्या किया जाता है, बीज होती हैं वो खुद से ही कलेक्ट करती हैं, हनी कलेक्ट करती हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग वाला जो पॉइंट है वो इसमें इम्पोर्टेंस रखता है कि इन सब में, पोल्ट्री में, फिशरीज़ में और बी कीपिंग में प्रोडक्शन इंक्रीज़ कराना है तो क्रॉस ब्रीडिंग करानी होगी, तो आप इसको सैनिटेशन इन दोनों में रहेगा लेकिन बी कीपिंग में नहीं होगा, तो इसलिए हम क्रॉस ब्रीडिंग वाला पॉइंट इसमें कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैप्चर फिशिंग में, कैप्चर फिशिंग, और बोला है इसमें मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर, इन सब में डिफरेंस बताना है। एक्वाकल्चर, ठीक है बच्चों। तो जो कैप्चर फिशिंग है, इसमें क्या किया जाता है, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वहाँ से फ़िश को कैप्चर किया जाता है। नेचुरल रिसोर्स कोई भी सी वाटर या फिर रिवर है, पॉन्ड है, तो नेचुरल रिसोर्स से क्या करते हैं, फ़िश को कैप्चर करते हैं नेट की हेल्प से। फ़िश कैप्चर की जाती हैं तो उसको हम बोलेंगे कैप्चर फिशिंग। जैसे ये किसी पॉन्ड से भी किया जा सकता है, सी वाटर से किया जा सकता है, तो इसको बोलेंगे हम कैप्चर फिशिंग। अच्छा, मैरीकल्चर क्या है, अब मैरीकल्चर में क्या होता है कि ये ऐसा कल्चर है जिसमें फ़िश जो होती हैं वो मराइन वाटर से कलेक्ट की जाती हैं।
ठीक है। तो इट इज़ द कल्चर ऑफ फिश इन मराइन वाटर, इट इज़ द कल्चर ऑफ फिश, कल्चर ऑफ फिश इन मराइन वाटर। मराइन वाटर से जो फिश होती हैं वो वहाँ पर डेवलप की जाती हैं, वहाँ से ये कैप्चर की जाती हैं। और इसमें कौन सी फ़िश आती हैं, जैसे प्रॉन्स होती हैं, भेटकी है, ऑयस्टर है और मुलेट है। तो ये ऐसी ही जगह पे यानी मैरीकल्चर से ऑब्टेन की जाती है। प्रॉन्स जो दिखने में फ़िश नहीं है, और ऑयस्टर है, ये भी दिखने में फ़िश नहीं है, इसको पर्ल्स के लिए डेवलप किया जाता है। भेटकी है, ये फ़िश जैसी ही दिखती है। और मुलेट है, तो ये जो फ़िश की क्वालिटी हैं, ब्रीड्स हैं, तो इनको मैरीकल्चर के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। एक्वाकल्चर क्या है बच्चों? एक्वाकल्चर जो होता है ऐसा ऐसा फ़िश कल्चर जो कि फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों जगह किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। तो इट इज़ डन इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर बोथ। फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों जगह फ़िश कल्चर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। ओके। तो इन तीनों में डिफरेंस बताना है तो आप बता देंगे कि कैप्चर फिशिंग में फिश आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स, दे आर कैप्चर फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स लाइक पॉन्ड, सी वाटर एक्सेट्रा। और मैरीकल्चर में क्या होता है? इट इज़ द कल्चर ऑफ फिश इन मराइन वाटर लाइक सम फिशेस, prawns, oysters, भेटकी, मुलेट आर ऑब्टेन्ड बाय मैरीकल्चर। एंड एक्वाकल्चर इट इज़ डन इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर बोथ। तो दोनों जगह से दोनों टाइप के जो फ्रेश वाटर भी यहाँ प्रेजेंट होता है, मराइन वाटर भी प्रेजेंट होता है, वहाँ से ये फ़िश कलेक्ट की जाती है।